हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपीएससी 2024 और भी जितने स्टेट पीसीएस है सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। और ये हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे लगभग 1 साल तक, तभी हम लोग का एग्ज़ाम इतना अच्छा हो जाएगा, तैयारी आसानी से दोस्तों एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को तैयारी अभी से करना है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप लास्ट में एग्ज़ाम जब आ रहा है तब उसमें तैयारी कीजिए, नहीं, अभी से आप तैयारी कीजिए, तभी जो है एग्ज़ाम में आपका प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है बहुत सारे चीज़ शुरू किए हैं, जैसे इकनॉमी मैंने पढ़ाया भी शुरू किया। हम लोग इकनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया का जो किताब होता है उसको हम रिफ़र कर रहे हैं, तो उसका चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है और उसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है शुरू किया है। ठीक है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट किए, 3 चैप्टर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको पॉलिटी के लिए डेली टारगेट दे रहा हूँ, तो आप जो है आशा करते हैं कि उस टारगेट को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, हम कुछ दिन में जो है आंसर राइटिंग का भी आपको एक डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस प्रोग्राम चालू करेंगे। ठीक है, और सभी चीज़ फ्री होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा दोस्तों। आप देख रहे हैं जीरो आईएएस का चैनल, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का इकोनॉमी चैप्टर 2, जिसका टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जीरो आईएएस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। मैंने ऑलरेडी आपको इकोनॉमी चैप्टर 2 का पीडीएफ जो है यहाँ पे दे दिया। इकोनॉमी चैप्टर 2 का हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ दिए। जो भी पीडीएफ आएगा दोस्तों सब यहीं पे आए। जैसे मैंने अभी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका भी देखिए यहीं पे पीडीएफ है हिंदी में, और ये रहा आपका इंग्लिश में। तो सारे चीज़ को यहीं पे शेयर किया जाएगा। एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए चैप्टर 3 कर किए हैं आज, तो उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप जो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ दे दिया है हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं आपको इंग्लिश वाले पीडीएफ से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों पीडीएफ को जब साथ साथ में लेते हैं तो स्क्रीन छोटा होता है, तो दिखता अच्छे से नहीं है। तो आपको इंग्लिश में मतलब मैं पढ़ाता तो बाइलिंगुअल में हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ। एक बार पढ़ाने के बाद तो आप दोनों पीडीएफ को, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम को पीडीएफ को पढ़ लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ को पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 2 है। ठीक है, नितिन सिंघानिया का बुक आता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक, तो चलिए नेशनल इनकम शुरू करते हैं। ये पीडीएफ देखिए इंग्लिश में है, इसका हिंदी पीडीएफ मैंने आपको बताया दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो नेशनल इनकम को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र आय। तो इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, किस तरह से नेशनल इनकम का हिस्ट्री भारत में इतिहास क्या रहा है। फिर नेशनल इनकम से जुड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, नेशनल इनकम को अदर वेरिएंट क्या क्या है, किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, क्या क्या इसमें जो है लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं कैलकुलेट करने में। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, जितना भी आपका फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इससे जो भी हम लोग कमाते हैं, लैंड से क्या कमाते हैं, रेंट, लेबर से क्या कमाते हैं, वेज, मजदूरी, कैपिटल से क्या कमाते हैं, प्रॉफिट, और इंटरेस्ट से मतलब कैपिटल से पूंजी से क्या कमाते हैं, ब्याज, और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या कमाते हैं, प्रॉफिट। तो सारों को जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमको उसका नेशनल इनकम दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, समझ में। तो नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट इनकम किसका, फैक्टर इनकम, फैक्टर का एग्रीगेट मतलब टोटल जो कमाता है, अर्न कम मतलब कमाता है कौन, नॉर्मल रेसिडेंट, जो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट होता है, जितना भी पैसा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से कमाता है, सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, दूसरे शब्दों में और भी नेशनल इनकम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी भारत उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट लिखा है, देखिए सिटीजन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, नॉर्मल रेसिडेंट जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम लोग नेशनल इनकम दोस्तों बोलते हैं। तो एक तो हो गया कि आप इनकम के मेथड पे निकाल लो, जितना लोग कमा रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से, उसको बोल देंगे नेशनल इनकम। या जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस, याद रखिए फाइनल गुड्स और सर्विस नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस करता है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको भी क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। और अकाउंटिंग पीरियड जो हम लोग लेते हैं दोस्तों, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लेते हैं। हमारा जो है जीडीपी कैलकुलेट करने का जो ईयर होता है वो 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, तो जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं उसको मेजर करने के लिए हम लोग जीडीपी का प्रयोग करते हैं, और जीडीपी करते हैं जनरली यही। फिर जीडीपी से ही एनडीपी निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सब
क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जीडीपी क्या होता है दोस्तों, जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस किसी भी देश में उसके डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जो उसका जिस पे उसका कंट्रोल है, पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं है, क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी जिस पे कंट्रोल। जैसे मान लो एयर इंडिया का विमान है, ठीक है, ये एयर इंडिया का विमान अगर है, उड़ के अगर चला गया कहाँ पे, यूएसए में जा रहा है, तो भले वो यूएसए में मान लीजिए लैंड कर गया, फिर भी वो उस विमान पे कंट्रोल किसका है, भारत का। तो भारत का वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। मतलब अगर एयर इंडिया विमान भले अमेरिका में है, वहाँ पे वो बेच रहा है, पिज्ज़ा विज्ज़ा बेच रहा है, चाय कॉफ़ी बेच रहा है, तो जितना भी उस सामान उससे अर्निंग हो रहा है वो भारत के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। इसीलिए हम लोग लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जिस पे उसका कंट्रोल होता है, ठीक। उसी तरह से मान लीजिए अमेरिका का जहाज़ इंडिया के क्षेत्र में है, ठीक है, और वो बेच रहा है कुछ, तो यहाँ से जो भी गुड्स और सर्विस होगा वो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ पे कंट्रोल किसका है, अमेरिका का। समझ में आया? चलिए, तो जीडीपी निकालने के लिए हम लोग जीवीए का प्रयोग करते हैं। देखिए, पूरे इकोनॉमी का अगर हम गुड्स और सर्विस निकाल लें तो उसको जीडीपी बोलते हैं, लेकिन एक क्षेत्र का निकालेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। जैसे हम लोग टाटा का निकालें तो टाटा का कितना वैल्यू गुड्स और सर्विस टाटा ने एक साल में प्रोड्यूस किया, ऐड किया, तो उसको जोड़ देंगे तो टाटा का बोलेंगे वो जीवीए है। इसी तरह से हर इंडस्ट्री का जब जीवीए को जोड़ देते हैं, जीवीए रिलायंस का, टाटा का, ब्रेड बनाने वाली कंपनी का, मतलब सभी कंपनी का, तो हम लोग को क्या मिलता है दोस्तों, जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, सम टोटल ऑफ जीवीए, मतलब जीवीए को जोड़ दो तो उससे जीडीपी निकलता है। एक सेक्टर का बात करेंगे तो जीवीए, और पूरा अगर बात करेंगे तो जीडीपी। समझ में आया? तो जो हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है, या तो हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में जितना भी चीज़ बनने में कॉस्ट लगा वो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। उसमें हमें जब इनडायरेक्ट टैक्स ये सब जोड़ देते हैं तो मिल जाता है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। तो एक होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी सामान बना, बिकने से पहले जितना उस पर खर्चा हुआ उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और जब वो सामान बिक रहा है तो उस पर टैक्स वैक्स जुड़ता है और सब्सिडी घटता है तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट को क्या हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, कारक लागत, ठीक है। और मार्केट प्राइस को बाजार मूल्य। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं हिंदी में दे दिया हूँ, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब पीडीएफ खोल के हिंदी वाला साथ साथ आप देखते रहेंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो आर्थिक प्रदर्शन का सूचकांक है, तो दो है। एक है जीडीपी से आप कैलकुलेट कर सकते हो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और दूसरा जीडीपी पर कैपिटा से। तो अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है, बढ़ता हुआ है, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट ये बताता है कि उस देश का परफॉर्मेंस, प्रदर्शन कैसा है। वहीं जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, ये बताता है कि उस देश में आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं। तो आर्थिक विकास नापने का तरीका है जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जीडीपी, ना कि जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट से कंट्री का पता चलता है, जीडीपी पर कैपिटा से एक व्यक्ति का पता चलता है और आर्थिक विकास का पता चलता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और उससे जो भी आप कमाते हैं वो आपका इनकम होता है, और सबको जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बता दिए, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का इतिहास ये रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया, जैसे दादा भाई नौरोजी है, विलियम डिग्बी है, VKRB राव है, RC देसाई है। तो पहली बार प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, ठीक है। उसने कैलकुलेट किया था कि उस समय जो एक व्यक्ति का जो आय है साल में वो है 20 रुपया। पहला जो साइंटिफिक मेथड यूज किया वो किया डॉक्टर VKRB राव ने 1931-32 में, ठीक है। उसके बाद पहला जो ऑफिशियल अटेम्प्ट दिया गया वो PC महालनोबिस ने किया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर CSO ने किया, PNSO ने, ये सब किया, ठीक है। तो भारत सरकार ने 2019 में क्या किया, पहले दो संस्था होता था, एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और दूसरा होता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों को मर्ज करके भारत ने बना दिया एक नया संस्था जिसका नाम है NSO, जो GDP कैलकुलेट करती है भारत में। समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? चलिए आगे देखते हैं। तो एक NSO होता है जो मॉस्पी के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर में, और एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होता है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, 2005 में इसको बनाया गया था। एक रंगाराजन आयोग था, कमीशन था उसके सलाह पे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट जब राष्ट्रीय कैलकुलेट करते हैं, NSO जब कैलकुलेट करता है, ठीक है, तो पूरे अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांट देता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। आप टेंशन मत लीजिए, इसका PDF ऑलरेडी हिंदी में दिया है। तो हम इसलिए दोनों PDF को साथ में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों PDF जब साथ में लेते हैं तो स्क्रीन छोटा होता है तो देखने में प्रॉब्लम होता है, आँख आपका पेन करेगा, ठीक है। इसीलिए आप एक बार सुन लो उसको हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप उसको हिंदी वाला PDF पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। तो देखिए,
प्राइमरी सेक्टर मैंने बता दिया था, या एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर बोलते हैं। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री जाता है, मतलब जो भी डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी जो भी सामान होता है उसका हम लोग कुछ उससे कुछ बनाते हैं, जैसे माइनिंग किए, क्वेरिंग किए, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विस, कंस्ट्रक्शन, ये सब। और टर्सरी मतलब सेवा क्षेत्र होता है जो सेवा प्रदान करता है, जैसे ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस, रियल एस्टेट जो होता है, बिल्डिंग बनता है ना, प्रोफेशनल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, सेवा क्षेत्र और जो है रक्षा क्षेत्र, ये सारा चीज़ क्लियर है। चलिए आगे देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें कि पूरे जीडीपी में अलग अलग जो 3 क्षेत्र हम लोगों ने देखा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, क्या योगदान है। तो देखिए, जब वो देश आज़ाद हुआ था 1950-51 के आसपास, तो उस समय प्राइमरी सेक्टर देखिए 55% था, मतलब पूरे जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 55%, सेकेंडरी का 15% और टर्सरी का 30%। अब क्या हुआ है कि 2020-21 की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी देखिए 55 से घट के कितना हो गया, 20। टर्सरी क्या हुआ, बढ़ा, और सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बस 15 से 25% हुआ है, और प्राइमरी कितना घट गया है ना। और 2021-22 की बात करेंगे तो टर्सरी सेक्टर लगभग 53%, प्राइमरी 18-19% और सेकेंडरी 28%। आप ऐसे याद कर दो, 18% जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो है प्राइमरी का, 28% है वो है सेकेंडरी का, ठीक है, और 53% है किसका है, टर्सरी का। बस आप इतना याद कर लो, ठीक है, 18, 28, 53। क्लियर। याद नहीं हो रहा है तो देखो, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। तो तीनों में 8 है, 18, 28 और 53 को जोड़ेंगे तो 5 + 3 = 8। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जीडीपी से रिलेटेड, नेशनल इनकम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं राष्ट्रीय, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। एक होता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी, तो मैंने बता दिया आर्थिक या घरेलू क्षेत्र क्या होता है, जिसपे उस देश का कंट्रोल होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बाहर का विदेशी राजदूत है इंडिया में, मान लीजिए अमेरिका का राजदूत है, एम्बेसी है, तो ये बताइए, ये इंडिया हमारा प्यारा भारत है, तो इसमें अगर अमेरिका का राजदूत है तो इस राजदूत पे कंट्रोल किसका है, इंडिया का है, नहीं। आपको पता होगा राजदूत पे कंट्रोल उसी देश का होता है, तो ये भारत के टेरिटरी में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। सिंपल बात है, जिस चीज़ पे कंट्रोल होगा, ठीक है, उसको हम लोग उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी बोल लेंगे। क्लियर है। तो उसी तरह से इंडिया, अगर भारत का राजदूत विदेश में है, ठीक है, भारत का राजदूत विदेश में है, अमेरिका में है, तो इस राजदूत पे कंट्रोल किसका है, इंडिया का। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट होगा, और उससे जो भी प्रोड्यूस होगा उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर विदेश में हम लोग का कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, कोई कंसल्टेंट है, राजदूत है, तो वो भारत का होगा। उसी तरह से भारत के रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, कोई भी बोट है, कोई भी जहाज़ है, एयरक्राफ्ट है, तो भारत का टेरिटरी होगा, ठीक है। अगर एयर इंडिया कुछ बेच रहा है विदेश विश्व में भी, तो भारत के जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। तो समझ में आ गया आपको कि डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। जो भी जिस टेरिटरी पे, जिस चीज़ पे उस देश का कंट्रोल होगा, उस देश के जीडीपी में उसको कैलकुलेट करेंगे, उसी देश का उसका इकोनॉमिक टेरिटरी हम लोग उसको बोलेंगे दोस्तों। सिंपल है ना। चलिए अब देखिए, अगला चीज़ है मार्केट प्राइस, मतलब बाज़ार मूल्य। बाज़ार मूल्य मतलब जो भी उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, जो भी सामान वो खरीदता है तो कितना रुपया वो देता है, उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। जैसे आपने मैगी 10 रुपये का खरीदा, तो 10 रुपये मैगी का क्या हो गया, मार्केट प्राइस, बाज़ार मूल्य हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग टैक्स आपका इंक्लूड होता है और सब्सिडी को हम लोग घटाते हैं। आपको पता होगा मार्केट जब आप लिखेंगे, आप मैगी खाते होंगे तो उसमें पैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब मार्केट प्राइस वाली चीज़ में जो आपने ख़रीदा है उसमें टैक्स सभी जुड़ा होता है और सब्सिडी सब घटा होता है, ठीक है। फिर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो भी एक फैक्ट्री जितना भी सामान प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए जो भी उसको खर्चा होता है, लैंड में, लेबर में, कैपिटल में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सारे खर्चे को अगर हम जोड़ देंगे तो उसको मिलता है फैक्टर कॉस्ट। इसमें टैक्स वैक्स जो है शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो याद रखिएगा, जो फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, कारक लागत, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता है, और सब्सिडी अगर को हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जो भी सब्सिडी होता है उसमें इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप फार्मूला देखेंगे तो लागत मूल्य, फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर मार्केट प्राइस से घटा देंगे बाजार मूल्य से, तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस शामिल नहीं होता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जितना भी आपने टैक्स आपको लगा है उसमें से कुछ सब्सिडी जो है इंडस्ट्री को मिलता है, उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए
टाटा ने गाड़ी बनाया, ठीक है, और गाड़ी बनाने में इसको जो है टैक्स लग गया, इसका खर्चा हो गया टैक्स के रूप में 10,000 रुपये, लेकिन सरकार ने बोला कि हम आपको सब्सिडी 2,000 देंगे। तो भाई ये बताइए कि टाटा ने कितना रुपया टैक्स दिया है? इफेक्टिवली 10,000 देना था, लेकिन 2,000 उसको वापस मिल गया सब्सिडी के रूप में। तो टाटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया गाड़ी बनाने पे? 8,000 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं किससे? मार्केट प्राइस से। तब हमको क्या मिलता है? कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ होता है डिप्रिसिएशन, ठीक है, या मूल्यह्रास। समझ में आया? तो सिंपल है कि कोई भी फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको खरीदने में बहुत पैसा लगता है। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मतलब कोई भी मशीन हो, कोई भी बिल्डिंग हो, या कुछ भी हो इस टाइप का, ठीक है। तो क्या होता है कि समय के अनुसार जो है उसका मूल्य घट जाता है। जैसे आपको कोई मशीन आपने मान ली 10 लाख में ख़रीदा है, ठीक है, 1 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो उसको 10 लाख रुपए आपको नहीं मिलेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका प्रयोग हुआ, वियर एंड टीयर ख़राब हो गया, वो एक्सीडेंट हो सकता है, या उसका हो सकता है अब यूज नहीं रहा हो, इसीलिए उसका मूल्य कम हो गया। तो जो मूल्य अगर कम हो जाता है फिक्स एसेट का, फिक्स्ड कैपिटल का, फिक्स्ड एसेट का, तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्यों कम होता है? क्योंकि हम लोग उसका यूज करते हैं, या उसका एक्सीडेंट हो गया होता है, या उसका यूज नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया? तो क्या होता है कि अब चूँकि आपको पता है कि मान लीजिए कोई टाटा ने 10 लाख का मशीन खरीदा है और 10 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो टाटा क्या करता है? हर साल कुछ पैसा अलग से इकट्ठा करके रखते रहता है, ताकि जब मशीन 10 साल बाद काम नहीं करेगा तो जो इकट्ठा उसने पैसा किया उस पैसे से नया चीज़ खरीद लेगा। इसीलिए इसको डेप्रिसिएशन को एनुअल अलाउंस भी बोलते हैं, ताकि हम लोग जो है वियर एंड टीयर जो हो रहा है, सामान ख़राब हो रहा है, उसके लिए अलग से कुछ जो है हम लोग प्रतिबंध कर पाएँ पैसे का। क्लियर? तो जब हम देखो जीडीपी तो मैंने बता दिया, जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस कोई इकोनॉमी एक अपने टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करता है, उसको जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी में से अगर डिप्रिसिएशन जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, जो वियर एंड टीयर जो भी नुकसान हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसका मूल्य ह्रास हो जाता है, मूल्य कम हो जाता है, उसको अगर आप घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट। तो याद रखिएगा जब भी आपको ग्रॉस मतलब शकल से नेट निकालना है, निवल निकालना है, मतलब शकल से निवल निकालना है, ग्रॉस से नेट निकालना है, तो आप उसमें डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। सिंपल। चलिए अब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या होता है? तो देखिए फैक्टर इनकम आपने देख लिया क्या क्या होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इससे आप कमाते क्या हैं? वेज, इनकम, प्रॉफिट एंड रेंट, ये सब कमाते हैं। लैंड से क्या कमाएंगे? बताइए, भूमि से आप क्या कमाएंगे? रेंट। कैपिटल से क्या आप कमाएंगे? इंटरेस्ट। लेबर से क्या कमाएंगे? वेज, मजदूरी। और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या कमाएंगे आप? प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब ये है कि बाहर के लोग इंडिया से कितना पैसा कमा रहे हैं उसको आप घटा दीजिए, और इंडिया के लोग बाहर के डोमेस्टिक टेरिटरी से कितना पैसा कमा रहे हैं उसको जोड़ दीजिए। जब ये आप जोड़ देंगे तब आपको मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से फैक्टर इनकम जो भारत को, तो नेट फैक्टर इनकम का फ्रॉम एब्रॉड का मतलब समझ गए? फैक्टर इनकम आप समझ गए? तो जितना पैसा बाहर के लोग इंडिया से कमा रहे हैं, ठीक है, उसको आप घटा दो, और जितना लोग इंडिया के लोग बाहर से पैसा मतलब इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी से कमा रहे वो पैसा जोड़ दो। तो दोनों को जब एक को जोड़ोगे दूसरे को घटाओगे तो उसको मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। तो नेशनल इनकम में हम लोग सिर्फ इंक्लूड करते हैं ओनली नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। अब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? जिसमें हम लोग नागरिकता को नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं रेसिडेंट। अब रेसिडेंट क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फाइनल गुड्स और सर्विस का जो वैल्यू निकालते हैं उसको किसके द्वारा निकालते हैं? जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, ना कि नागरिक के द्वारा। दोनों में डिफरेंस है, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट को हिंदी में बोलते हैं अंतरण भुगतान, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, पीडीएफ में आप देख लेंगे। तो अंतरण भुगतान का मतलब ये है कि इसमें आपने कुछ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं किया है, आपको सरकार ऐसे ही पैसा दे रही है। जैसे स्कॉलरशिप मिलता है, गिफ्ट मिलता है, डोनेशन मिलता है, ओल्ड एज में पेंशन मिलता है, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है। बताइए इसके लिए आपने कुछ प्रोड्यूस किया है? स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रहा है तो अपने बदले में सरकार को कुछ दिया है? नहीं दिया, ऐसे ही मिल गया है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको यूनिलैटरल होता है, मतलब एक तरफा होता है, और आप इसके बदले में आप कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं करते हो, और इसका वो एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रखिएगा ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए याद रखिएगा ट्रांसफ़र पेमेंट इसमें जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे को गवर्नमेंट से सैलरी मिलता है, क्यों? क्योंकि मैं सर्विस देता हूँ, ठीक है। लेकिन वही अगर मुझे स्कॉलरशिप भी अगर मिल रहा है तो मैं जीडीपी में ये स्कॉलरशिप पहला इंक्लूड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने बिना कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए मुझे स्कॉलरशिप मिला, ठीक है। लेकिन वही अगर मुझे सैलरी मिल रहा है तो सैलरी
कैलकुलेट इंक्लूड करूँगा, जोड़ूंगा जीडीपी में, क्योंकि मैंने समाज को गुड्स एंड सर्विस, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और ईडीएलआई ये सब प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांसफर पेमेंट इसलिए इंक्लूड नहीं होता है जीडीपी में, नेशनल इनकम में। ठीक है, लेकिन जब हम पर्सनल इनकम निकालते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आय निकालते हैं तो ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होगा, नॉर्मल बात है। मान लीजिए मेरी सैलरी 60 to 70,000 है, ठीक है, और सरकार मुझे 10,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया, तो ये बताइए मेरा व्यक्तिगत आय कितना हुआ? दोनों हुआ ना, 60-70 हज़ार प्लस 10,000। लेकिन जीडीपी में हम लोग 10,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है, कोई भी गुड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुआ है इसमें। आशा करते हैं ये चीज़ आपको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब नॉर्मल रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, उसको क्या किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल रेसिडेंट मतलब सामान्य निवासी किसको बोलते हैं? तो सामान्य निवासी का मतलब ये है जो भारत में ऑर्डिनरीली रहता है, ठीक है, और जिसका भारत में आर्थिक हित है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी आदमी, ठीक है, जो भारत में, ठीक है, एक या एक से अधिक साल तक रहा है, उसको नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट भारत का नागरिक हो भी सकता है और भारत का नागरिक नहीं भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए इलॉन मस्क है, ठीक है, अगर वो भारत में एक या एक से अधिक साल रहा है और जिसका अगर भारत में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो उसको भारत का नॉर्मल रेसिडेंट बोल देंगे। लेकिन वो भारत का नागरिक है क्या? नहीं, वो अमेरिका का नागरिक है। समझ में आया? तो ये है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है अगर भारत में कोई वो आर्थिक गतिविधि जैसे कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है उसको। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट जो होता है सामान्य निवासी में किसको इंक्लूड करते हैं? अगर भारत का आदमी भारत के राजदूत में काम कर रहा है लेकिन वो राजदूत विदेश में है, तो मैंने बताया कोई भी इंडिया का अगर राजदूत है, एम्बेसी है विदेश में, तो उस पर कंट्रोल किसका है? भारत का। तो उसमें जो भी लोग काम करेंगे तो वो भारत में रह रहे हैं क्या? नहीं, वो भारत के बाहर रह रहे हैं, इसीलिए वो भारत के इंडियन नेशनल रेसिडेंट में शामिल होंगे। अगर विदेशी नागरिक, ठीक है, इंडिया में 1 साल से अधिक रह रहा है और भारत में आर्थिक गतिविधि कर रहा है, ठीक है, तो उसको भारत का नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन याद रखिए अगर कोई विदेशी आ रहा है इंडिया में अपना उपचार के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, और या पढ़ने के लिए, भले वो भारत में 1 साल से अधिक भी रह रहा है फिर भी उसको शामिल नहीं करते हैं। तो अगर वो भारत में कोई काम करने के लिए आया है, रोज़गार करने के लिए तो, लेकिन कोई पढ़ने के लिए आया है या फिर उपचार करने के लिए बाहर से लोग आए हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट भारत में शामिल नहीं होंगे। क्लियर? नॉर्मल रेसिडेंट में और क्या क्या हम लोग नहीं शामिल करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई विदेशी लोग है इंडिया के राजदूत में काम कर रहा है, तो ये तो विदेशी है ना, तो वो क्यों शामिल होगा नॉर्मल रेसिडेंट में? सिंपल बात है। उसी तरह कोई अगर WHO और IMF में इंडिया का ऑफिस है, तो ये ऑफिस किसका है? इंडिया का है? नहीं, विदेश का है, तो ये इंडिया के रेसिडेंट में शामिल नहीं होगा अगर वो विदेशी इसमें काम कर रहा है तो। सिंपल है। चलिए, उसी तरह कोई अगर एम्बेसी, विदेश का एम्बेसी अगर एम्बेसडर इंडिया में है तो इंडिया का रेसिडेंट तो है, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो वो शामिल नहीं होगा। इसी तरह कोई टेक्निकल एक्सपर्ट इंडिया में अगर आते हैं, 1 साल से कम काम करते हैं, 1 साल से ज़्यादा काम करेगा तो होगा, लेकिन 1 साल से कम काम कर रहे हैं तो ये भी शामिल नहीं होगा। आप समझ में आ गया आपको कि किसको नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते। सिंपल सा याद रखिएगा, कोई भी आदमी अगर भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी में काम कर रहा है, ठीक है, 1 साल से अधिक समय तक, उसको भारत में के नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल होगा। बस यही याद करना है। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट का नाम से ही पता है ना, पूंजी उत्पादन अनुपात बोलते हैं कि एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन से, जो 10,000 का मशीन था, 10,000 के मशीन से आपने 1 लाख मैगी बना लिया, ठीक है। अब आपको 1 मैगी और बनाना है तो आपको कितना एडिशनल कैपिटल पूंजी डालना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो ये बोलता है कि कितना पूंजी हमें चाहिए, आवश्यकता होता है एक यूनिट आउटपुट को बढ़ाने में। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब कैपिटल बटा आउटपुट, ठीक है। अब बताइए जितना आउटपुट ज़्यादा होगा उतना कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर कम होगा, हर कम होगा, उतना आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा? कम हो, आउटपुट रेशियो उतना ज़्यादा होगा। इसलिए आउटपुट हमें अधिक रखना चाहिए कि कम पूंजी में ज़्यादा आउटपुट निकले। तो जितना आउटपुट अधिक होगा उतना कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा। इसीलिए लो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमेशा इच्छा किया जाता है। जितना अगर ज़्यादा होगा रेशियो कैपिटल आउटपुट का, मतलब कैपिटल आपको ज़्यादा, जितना ज़्यादा पूंजी लग रहा है लेकिन सामान आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। क्लियर है? तो जितना कैपिटल आउटपुट रेशियो अधिक होगा उतना हमारे लिए बेटर है।
उसी तरह एक होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये बताता है कि एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल अगर हम डालेंगे तो कितना उससे आउटपुट चेंज करेगा उसको। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये थोड़ा चेंज को देखता है और ये नॉर्मल चीज़ को देखता है। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। आप देखेंगे तो दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, माल कितने प्रकार के होते हैं। तो एक रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। कच्चा माल पता है को इनपुट के रूप में जो है यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप गेहूँ से बना रहे हैं पिज़्ज़ा, ठीक है, आप गेहूँ से जैसे पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ठीक है, तो गेहूँ आपके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल पिज़्ज़ा के लिए। ठीक है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जिसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, लेकिन इनपुट के रूप में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ से क्या बन गया, मान लीजिए आपने बना दिया ब्रेड, ठीक है, ब्रेड को चूर के मान लीजिए आपने बना दिया केक। केक से भी, ब्रेड से भी केक बनता है, आपको पता होगा। तो देखिए फाइनल गुड्स आपका क्या है, केक, और रॉ मटेरियल क्या है, गेहूँ। लेकिन मतलब रॉ मटेरियल क्या है, ब्रेड भी है, गेहूँ भी है, सिंपल। तो लेकिन ब्रेड जो था वो इंटरमीडिएट गुड्स था, क्योंकि ये जो है क्या हो गया, चेंज हो गया। किस में, केक में। बात समझ में आया। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो इनपुट के रूप में यूज़ तो होता है लेकिन उसका चेंज हो जाता है। सिंपल है। चलिए फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स क्या होता है, जिसको कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग जिसमें नहीं होता, उसका कोई चेंज नहीं होगा और उसको उसी को डायरेक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो भी फाइनल गुड्स को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ठीक है आप केक बना रहे हैं तो केक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिक्सी चाहिए, है ना, मिक्सर चाहिए। फिर आपको उसको क्रीम को मथने के लिए जो मथने वाला जो होता है, क्या उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, घुमाने वाला होता है, वो चाहिए। तो कैपिटल गुड्स में तो ऐसा गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया जाता है और ये खुद जो है कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। ये नहीं कि कैपिटल गुड्स नहीं कि मशीन अब थोड़ी, अब मिक्सी थोड़ी ना केक में मिल गया, मिक्सी अलग है। मिक्सी बस मदद कर रहा है भैया, मिक्सर जो मदद कर रहा है सिर्फ केक को बनाने में, ये खुद कंज्यूम नहीं होता है, तो याद रखिएगा। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो प्रोडक्शन में मदद तो करता है लेकिन ये ख़त्म होगा, ख़राब जरूर होगा मशीन, लेकिन केक के प्रोडक्शन में ये हेल्प मदद भी करेगा लेकिन वो खुद उसमें जो है शामिल नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ड्यूरेबल होता है, मतलब लंबे समय तक चलता है। इसमें कोई टूल्स हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल्स हो सकता है, मशीनरी इक्विपमेंट, ये सब हो सकता है। ठीक। एक होता है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड्स मतलब होता है उपभोग का माल, जिसको हम उपभोग करते हैं, जैसे कपड़ा है, सर्विस है, ये सारा चीज़ है। ठीक है, इसको कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि जो 5 गुड्स है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए कैपिटल जो गुड्स होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। आपको पता है कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में मदद करता है और ये खुद कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स मैंने बताया कि ये प्रोडक्शन में शामिल हो जाता है और खुद कंज्यूम भी हो जाता है। जैसे ब्रेड जो है केक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अगर आप मिक्सी से बना रहे हैं केक तो मिक्सी थोड़ी किसी में चीज़ कन्वर्ट हुआ, मिक्सी तो भैया मिक्सी ही रहा अंत में ही। तो कैपिटल गुड्स इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो है मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो ये जो था देखिए, कोई भी माल है, गुड्स है, तो उसका 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल, मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, जो खुद क्या होता है उसमें शामिल हो जाता है प्रोडक्शन में और कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। फाइनल गुड्स 2 टाइप को हम लोग बोलते हैं, एक होता है कंजम्पशन गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। जो कंजम्पशन गुड्स होता है उसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कोई सेवा क्षेत्र है, वो सब। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है वो कंज्यूम नहीं होता है, वो प्रोडक्शन में मदद करता है। बात समझ में आया? तो दोनों में डिफरेंस को आप समझिए। कैपिटल गुड्स वो वस्तु, वो बिल्डिंग वो होता है जिससे हम लोग कोई भी सेवा सर्विस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोडक्शन में हेल्प तो करता है लेकिन उसमें शामिल नहीं होता, उसका कोई कंजम्पशन नहीं होता। लेकिन कंजम्पशन गुड क्या होता है, वो कंज्यूम हो जाता है, वो भी फाइनल गुड्स है लेकिन वो कंज्यूम हो जाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, वो कंज्यूम तो होता है, ठीक है, लेकिन वो फाइनल गुड्स नहीं है, वो बीच का गुड्स है। क्लियर है। आपको आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अब कंजम्पशन गुड्स 2 टाइप का होता है, एक तरह ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चलेगा लेकिन उसका हम लोग कंज्यूम करेंगे, उससे हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ से हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो बन जाता है कैपिटल गुड्स, पूंजी वस्तु। समझ में आया? ड्यूरेबल गुड्स कंजम्पशन गुड्स होगा लेकिन लंबे समय तक चलेगा, जैसे टीवी है, फ्रिज है। और दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल, ये भी कंजम्पशन गुड्स है लेकिन छोटे समय के लिए, जैसे मैगी है। मैगी थोड़ी अब 20 साल रखोगे, आज लाए 1-2 महीना में या 1-2 दिन में खा जाएंगे। तो कंजम्पशन गुड 2 टाइप का होता है, एक टिकाऊ और दूसरा गैर टिकाऊ। टिकाऊ मतलब लंबे समय तक, गैर टिकाऊ मतलब शॉर्ट टर्म में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला, फ्लो वर्सेस स्टॉक। फ्लो मतलब प्रवाह और
स्टॉक क्या होता है। तो देखिए जहाँ भी फ्लो लिखा है, फ्लो मतलब क्या होता है, बहना। तो जब कोई भी चीज़ बहता है तो एक पीरियड में कैलकुलेट होता है, ठीक है, एक समय की अवधि में कैलकुलेट होता है। जैसे हम निकाले कि मंथली इनकम क्या है, तो मंथली इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, एक एक दिन का जुड़ते रहता है, तब जाकर अंत में महीना के अंत में या साल के अंत में ईयरली इनकम निकलता है। उसी तरह आउटपुट ये सब क्या है, फ्लो है, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, हम एक पार्टिकुलर टाइम में उसको निकालते हैं, एक विशेष समय में। जैसे मैं पूछूं कि आज तुम्हारे पास कितना एसेट है, कितना पूंजी तुम्हारे पास है, तो आप उसी दिन बताएंगे, ये ना कि आप पूरा महीना का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को एक फिक्स्ड समय में बताते हैं, विशेष समय में बताते हैं, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। और जब उसको एक लंबे समय अवधि में बताते हैं तो उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या हमारा उपाय है, क्या क्या तरीका है, ठीक है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का जीडीपी एक मेथड है। जीडीपी मैंने बता दिया, जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। और जीएनपी क्या होता है, जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस तो होता है लेकिन उस कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा, ये आपको याद रखना है, कंट्री के किसके द्वारा, रेसिडेंट के द्वारा। और इसमें क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, तो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया, कंट्री रेसिडेंट। तो जीडीपी में अगर जितना भी पैसा हम लोगों ने बाहर से कमाया है, भारत के रेसिडेंट ने वो जोड़ देंगे, और जितना पैसा बाहर के लोगों ने इंडिया से कमाया उसको हम घटा देंगे जीडीपी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी। क्लियर। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, एब्रॉड मतलब विदेश, ठीक। अच्छा, जीडीपी दोस्तों याद रखिएगा बॉर्डर से है ना, मैंने बताया जीडीपी क्या है, एक एरिया होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। लेकिन भाई जो जीएनपी होता है, नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, वो भारत के नेशनल रेसिडेंट के द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो जब भी जीडीपी का है, इसका मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी का बात करता है, इकोनॉमिक टेरिटरी का बात करता है। लेकिन जब भी जीएनपी सकल राष्ट्रीय आय, जब भी सकल घरेलू उत्पाद का बात होता है तो वो एक टेरिटरी का बात होता है। लेकिन जब भी एक जीएनपी का बात होता है, सकल राष्ट्रीय आय, तो तब वो बात होता है आपका रेसिडेंट के द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट का। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो जब भी आपको जीएनपी लिखा हुआ है मतलब आप समझ जाओ नेशनल से रिलेटेड, नेशनल रेसिडेंट के द्वारा, सिटीजन नहीं है, नेशनल रेसिडेंट। और रेसिडेंट क्या होता है मैंने बता दिया। और जहाँ भी जीडीपी में लिखा हुआ है उसका मतलब वो एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। कहने का मतलब और अच्छे से आप समझ लो कि जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि भारत का जो डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी है उसमें कितना लोग, क्या उसमें बस क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसका फाइनल गुड्स और सर्विस का वैल्यू, ठीक है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बस भारत का जो जो टेरिटरी है जिसमें भारत का कंट्रोल है, चाहे वो विदेश में हो या इंडिया में हो, ठीक है, उस सब सारे जितना भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है सारे को जोड़ दीजिए तो आपका मिल जाएगा जीडीपी। लेकिन जब हम जीएनपी निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय, तब हम लोग ये नहीं देखते हैं यार कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, बस हम ये देखते हैं कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर वो भारत का नेशनल रेसिडेंट कर रहा है तो वो भारत विदेश में कर रहा है या इंडिया में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो उसको हम भारत के जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो जीडीपी में कैलकुलेट ना हो। जैसे एग्जांपल समझो कि अगर ऐश्वर्या राय है, ठीक है, वो कोई मूवी की है लंदन में, ठीक है, तो ये बताइए जो लंदन है क्या वो इंडिया का टेरिटरी है, नहीं है, इसीलिए उसको जीडीपी में जो राष्ट्रीय, मान लीजिए ऐश्वर्या राय को 10 लाख रुपए मिला मूवी करने के या 1 करोड़ मिला, तो ये बताइए क्या वो लंदन में मिला, क्या वो लंदन में जो मिला है पैसा, क्या लंदन भारत का है, नहीं है, इसीलिए जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्योंकि जीडीपी में हम लोग एरिया को देखते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी को देखते हैं जहाँ पे उस देश का कंट्रोल होता है। चूँकि लंदन में भारत का कंट्रोल नहीं है, इसलिए ऐश्वर्या राय अगर लंदन में कुछ कमा रही है तो उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, भारत के जीडीपी में, ठीक। वहीं जब हम राष्ट्र जीएनपी का बात करेंगे, सकल राष्ट्रीय आय का बात करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जो ऐश्वर्या राय है वो भारत की नेशनल रेसिडेंट है, क्योंकि भारत में वो 1 साल से अधिक समय तक रहती है। सिंपल, क्लियर हो गया आपको। तो जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो हम एरिया की बात करते हैं, वो एरिया भारत का होना चाहिए, बस ख़त्म, और कुछ नहीं। बाकी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर चाइना का कोई आदमी इंडिया से में कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, तो चूँकि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो गुड्स सर्विस जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन हम जीएनपी जब निकालेंगे भारत का, तो चूँकि ये बताइए चाइना का आदमी इंडिया का है क्या, नहीं, वो चाइना का रेसिडेंट है, चाइना में रहता है, ठीक है, तो वो जो जीएनपी में, भारत के जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होगा। अब ऐसा करने समझ में आ गया। तो जहाँ भी जीडीपी है मतलब समझ लो एरिया, टेरिटरी, और जहाँ भी जीएनपी है तो मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर भारत का रेसिडेंट कर रहा है तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है ना, आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको।
तो जब भी हमको जीडीपी निकालना है तो हम एरिया देखते हैं, बॉर्डर देखते हैं, जब भी जीएनपी निकालना है तो हमको नेशनल देखते हैं, रेसिडेंट देखते हैं। क्लियर। तो जब अब देखिए, जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब नेट निकालना होता है तब हम डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। ठीक है। जब जीएनपी से ग्रॉस से हमको नेट एनएनपी निकालना है तो हम डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपको नेट निकालना है ग्रॉस से तब आप डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। और जब भी आपको ग्रॉस नेशनल जीडीपी से जब हमको नेशनल निकालना है, मतलब डी से जब एन निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल, तब आपको यहाँ पे फैक्टर इनकम लेते हैं, मतलब ये वाला। ठीक है। और जब हमको नेट निकालना है ग्रॉस से तब हम डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब जो है दोस्तों वो हमारा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है। तो मार्केट प्राइस मतलब जो भी आप सामान खरीद रहे हो, कितना पैसा पेमेंट कर रहे हो, फाइनल वैल्यू कितना दे रहे हो, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और जो कि ये जीडीपी है तो भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर देख लेते हैं। ठीक। उसी तरह जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो 4 फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्शन था, फैक्टर कॉस्ट किसका क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो पैसा आपको मिलता है, क्या मिलता है, वेज, इनकम, प्रॉफिट एंड रेंट। जब सारे को हम जोड़ देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। तो जब हमको फैक्टर कॉस्ट मिल गया और आज मार्केट प्राइस मिल गया तो मार्केट प्राइस में से टैक्स को आप घटा देंगे ना, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा के और सब्सिडी जोड़ देंगे, तब आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम बोलते हैं दोस्तों, जब आप देखिए एनएनपी आपने निकाल लिया, एनएनपी निकाले ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट आप निकाल लिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालें, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा दिए। तो जब भी नेशनल एनएनपी को आप निकालिए किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब मार्केट प्राइस पे एनएनपी मत निकालिए, किस पे निकालिए, फैक्टर कॉस्ट पे। मतलब आप सिर्फ वो चीज़ देखिए जो भारत के रेसिडेंट कमा रहे हैं, किससे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से, फैक्टर कॉस्ट से। तो जब सबको हम जोड़ देंगे फैक्टर कॉस्ट पे तो एनएनपी मतलब भारत के रेसिडेंट के द्वारा, तब हमको नेशनल इनकम दोस्तों मिल जाएगा। तो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आशा करते हैं समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। तो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होता है, बस इसमें भारत का नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है। याद रखिएगा नेशनल इनकम के लिए जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग रेसिडेंट देखते हैं, ना कि सिटीजन। ठीक है। नागरिकता नहीं देखते, क्या देखते हैं, निवासी। तो जीडीपी होता है दोस्तों वो एक बेटर मेजर है जीएनपी से। क्यों बेटर मेजर है, मतलब जीडीपी ज़्यादा अच्छा है जीएनपी से। क्यों, क्योंकि जीडीपी से हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट हुआ है, क्योंकि उस देश का प्रोडक्ट, मान लीजिए जीडीपी क्या बताता है कि भारत के टेरिटरी के अंदर क्या बना है। तो अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा, अगर जीडीपी ज़्यादा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रोज़गार क्रिएट हुआ होगा, एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा। यहाँ के सरकार को इन्फ्लेशन भी, अगर कुछ चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस होता है तो आसानी से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, महंगाई भी जो है मॉडरेट में रहेगा, भारत को टैक्स मिल जाएगा और हम लोग यहाँ से कुछ बना के बाहर बेच भी सकते हैं। इसलिए जीडीपी जो है वो जीएनपी से ज़्यादा अच्छा है। अब ऐश्वर्या राय लंदन में कुछ कमा रही है तो मूवी तो भैया लंदन में बन रहा है ना, भारत को क्या फ़ायदा हो, भारत को बस पैसा थोड़ा मिला, जो भी टैक्स है इसके, जो भी चीज़ में टैक्स भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लंदन में कमा रही तो लंदन वाला टैक्स लेगा। ठीक है। इसीलिए जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग को बदले में क्या, रेमिटेंस मिल जाता है। ऐश्वर्या अगर बाहर में कुछ कमा रही है पैसा तो रेमिटेंस के रूप में इंडिया में भेजेगी भी। तो जीएनपी का फ़ायदा यही है कि रेमिटेंस जो होता है, उत्प्रेषण, रेमिटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, शायद उत्प्रेषण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो हम लोग को उससे मिलेगा दोस्तों। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी हिंदी में आपको दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप उसको जो है टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आशा कर रहे हैं दोस्तों ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया है आप लोग के लिए, आशा करते हो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों देखिए, यूपीएससी निकालना कोई जो है आसान काम नहीं है, आपको 1 साल पूरा कठिन परिश्रम चाहिए। ठीक है। और अभी से आपको तैयारी करना है, अभी से आपको एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, पॉलिटी जो आपको टारगेट दिया जा रहा है वो करिए, इकोनॉमी आपका डेली पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, एमसीक्यू का जो पॉलिटी का प्रैक्टिस अभी क्वेश्चन चल रहा है धीरे धीरे वो करिए। सब दोस्तों करेंगे, फिर आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे, आप ऑप्शनल भी पढ़ेंगे, तब जाके दोस्तों पूरा कंप्लीट तैयारी होगा, तभी यूपीएससी निकलेगा। आप सोचेंगे 2-3 महीना में बिना निकालने, बिना गाइडेंस का, तो नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ बस फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसका यूज कीजिए, अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और इधर उधर भटकिए मत, मन लगा के पढ़िए, फोकस करिए। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमी करेंगे और डेली आपका एमसीक्यू आ रहा है उसको आप सॉल्व कीजिए, अच्छे से समझिए, उसका सॉल्यूशन भी दिया गया हिंदी इंग्लिश में, उसको पढ़िए। डेली एनसीईआरटी का जो लेक्चर है उसको अटेंड कीजिए और अपना ख्याल रखिए और मस्ती से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।